हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रचना शारीर का सेकंड चैप्टर जो कि है परिभाषा शारीर। तो बेसिकली एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का आएगा या फिर 5 मार्क्स का आएगा, तो उसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो इतने मार्क्स के लिए हम एक तो हमें उसकी परिभाषा याद करनी है और कुछ वर्ड, स्वरूप, लक्षण, ये सब है ना। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कूर्ज। तो कूर्ज को अगर हम देखें तो उसकी आचार्यों ने वर्णन किया है, पेशी, स्नायु, धमनी, सिरा, मांसपेशी एवं अस्थियों के सन्निपात कूर्ज के समान दिखाई देते हैं, उसे कूर्ज कहते हैं। एक तरह का अगर आप लिंक करना चाहें कि कूर्ज क्या होता है, अपने माइंड में एक इमेज बनाना चाहें, तो एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। जैसे झाड़ू नहीं होते, थोड़ा रफ रफ से, ठीक है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब इसका हम वर्ड देखिए तो लाल तेजस्वी रंग का होता है ये कूर्ज का वर्ड। कैसा होता है? लाल तेजस्वी, ठीक है। और एक लाइन और रह गई हमारी, कुश आपुंज के समान पदार्थ को कूर्चा कहते हैं। कुश आपुंज के समान पदार्थ को क्या कहते हैं? कूर्चा कहते हैं। एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 वर्ड वाले। फिर हम देखते हैं कूर्ज की संख्या। अब हम जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी इसमें पॉइंट्स देखेंगे, सबके हमें संख्या याद करनी है। ये तो बहुत ही मेन है, ठीक है। तो अगर हम संख्या देखें तो कूर्ज की संख्या कितनी होती है? षट कूर्जा। सुश्रुत ने कितनी बनाई है? 6। षट बताइए। तो एग्जाम में आए तो सिर्फ हमको इतना वर्ड लिख देना, षट कूर्जा। तो आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई है? षट कूर्जा, मतलब 6 कूर्जा बताई है हमारी बॉडी में। अब हम कूर्चा का संख्या तो हमने देख ली, अब इसके स्थान भी देखेंगे कि जो 6 कूर्चा होती हैं वो बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो इसका एक श्लोक दे रखा है। तो जो हमारा श्लोक है वो सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 12 है, ठीक है। ये रेफरेंस है इसका, चाहे तो याद कर सकते हैं, रेफरेंस है। तो श्लोक है हमारा, षटकूर्जा षटकूर्जा ते हस्त पाद ग्रीवा मेड़ेशु हस्त्योदयो पाद्योदयो ग्रीवा मेड़ एकहा, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर देखते हैं श्लोक को। तो श्लोक को हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो ते हस्त, हस्त मतलब हैंड्स, पाद मतलब पैर, ठीक है, ग्रीवा मतलब नेक, ओके, मेडेशु मतलब पेनिस, हस्त्योदयो मतलब हस्त में 2 कूर्चा होती हैं, पाद्योदयो मतलब पाद में, पैरों में 2 कूर्चा होती हैं, ग्रीवा मेड़ एका मतलब ग्रीवा और मेड़ में, नेक में और पेनिस में कितनी होती हैं? 1 होती हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम चार्ट वाइज देखें तो ये आता है हमारा। स्थान और संख्या देखें तो हस्त पे मैंने बताया था 2 होते हैं, पामर एपोन्यूरेसिस, ठीक है, दोनों हाथों में होती है 1 1, तो 2 हो गई। पाद फुट को देखें तो 2 होती हैं, प्लेंटर एपोन्यूरेसिस, ठीक है। ग्रीवा नेक में देखें तो 1 ही होती है, लिगामेंटम न्योची। और मेड मतलब पेनिस में देखें तो 1 होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। ये हमारा हो गया कूर्ज। अब ये हमने सुश्रुत के अनुसार सारा पढ़ा था, लेकिन एक आचार्य और है काश्यप, उन्होंने कितने कूर्ज बताए हैं? 42। और सुश्रुत ने कितने बताए हैं? षटकूर्चा मतलब 6, ठीक है। 2 हाथ में, 2 पैर में, 1 ग्रीवा में, 1 मेड़ में, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम ऐड किया है, ये रहा हमारा पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है, हमारे हाथ में होता है, ये रहा एक कूर्ज। और आगे चल के हम देखना चाहें तो ये रहा हमारा प्लेंटर एपोन्यूरोसिस, जो कि हमारे फुट में होता है, ओके। थोड़ा ये देखिए, ऐसे जूम इन करके, ये देखिए, ये रहा हमारा फुट और ये रहा हमारा प्लेंटर एपोन्यूरोसिस, ये रहा हमारा, ओके। अब देखते हैं हम कंडरा, ठीक है। तो कंडरा की सबसे पहले परिभाषा देखनी है हमें। अंगों का संकोच विस्तार करने वाली बड़ी स्नायु को कंडरा कहते हैं। संकोच विस्तार मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में जो जो हेल्प करती है स्नायु, उन्हें क्या बोलते हैं? हम कंडरा बोलते हैं, ठीक है। ये रही इसकी परिभाषा।
यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉर्ड मतलब रज्जु समान रचना है जो पेशी के साथ सतत रहकर उसे किसी बोन या अन्य भाग से अटैच करती है। मतलब जो कंडरा होती है एक तरह का अटैचमेंट का काम करती है। या दो बोन्स हो गई या जॉइंट्स हो गए, उन दोनों में अब कोई भी बोन्स हो गई वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है ना, तो उसके लिए हमें कंडरा हेल्प करती है। अब देखते हैं इसकी संख्या। तो मैंने बताया था कि कुछ भी हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारी परिभाषा आएगी, जिससे हमने कूर्चा में पढ़ी थी। फिर अब इसकी संख्या देखेंगे। तो संख्या देखें तो षोडश संख्या, ये भी सुश्रुत सारिस्थान चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 10 है। तो इसमें षोडश मतलब 16 बताइए। तो इतनी लाइन तो एग्जाम में डालनी है आपको। फिर अब इसका विभाजन देखें, डिवीजन देखें तो हम षोडश का। तो हस्त मतलब 4, पाद 4, 2 हो गई, 2 इस हाथ में, 2 इस हाथ में, 2 इस पैर में, 2 इस पैर में, तो हो गई 4। ग्रीवा में 4 है, पीठ में 4 है, 4 4 जा 16, तो टोटल 60 कंडरा हो गई हमारी। ठीक है। अब हम इसकी उत्पत्ति एवं निवेश देखते हैं, मतलब ऑरिजन और इंसर्जन। तो हाथ पैरों की कंडराओं का नीचे का निवेश नखों के पास होता है, हाथ पैरों की। ठीक है। ग्रीवा और हृदय को बांधने वाली कंडराओं का निवेश मेड की में होता है, मतलब पेनिस की तरफ होता है। उत्पत्ति और ऑरेंज, ग्रीवा की कंडराओं का ऊपरीगत प्ररोह मतलब ओरिजिन मस्तक में होता है। ये हम एक चार्ट बना के भी याद कर सकते हैं, इजी रहेगा वैसे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम जाल, जिसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो प्लेक्सिस हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे बीडी चौरसिया से। प्लेक्सिस, ओके। तो ये रेट्रो प्लेक्सिस और नेटवर्क बोल सकते हैं, इस टाइप में ये होता है, इस फॉर्म में। ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। मॉडर्न परिभाषा देखें तो अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन बॉडी, बहुत सारे फाइबर्स का एक नेटवर्क या झुंड, उसे क्या बोलेंगे हम? जाल बोलेंगे या फिर प्लेक्सिस बोलेंगे। शरीर के जिस विशेष स्थान पर मांसपेशी, सिराएं, स्नायु तथा अस्थियां आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट हो या मिली हुई हो जहां इसका संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जाल बोलते हैं। मांसपेशी, सिरा, स्नायु और अस्थियां आपस में संयोग हो रखी हो। ठीक है। यह स्थान छिद्रित होता है, अभी मैंने बताया था ऐसे ऐसे शेप में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर छिद्रयुक्त तो होगा ही। ठीक है। जालीदार रचना के कारण जाल कहा गया है, जालीदार रचना होती है। ठीक है। अब इसका स्वरूप देखेंगे हम तो जाल के समान, सिंपल सा, नॉट सो टफ। संख्या देखेंगे अब हम, तो भाई इसकी भी षोडश है, कंडरा की भी षोडश थी और जाल की भी है, ये बता रखा है। ठीक है। शरीर में मांस, सिरा, स्नायु एवं अस्थि के प्रत्येक के 4x4 इस प्रकार 16 जाल होते हैं। तो अब मणिबंध मतलब जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है, बता दे रही हूँ आपको, रिस्ट जॉइंट मणिबंध बोलते हैं उसे आयुर्वेद में। तो उसका मांस का अगर संयोग देखें तो 2 मांस होते हैं, 2 सिरा होते हैं, 2 स्नायु होते हैं, 2 अस्थि होते हैं, टोटल हमारे 8 हो जाते हैं। ओके। गुल्फ मतलब हमारा एंकल। ओके। तो इसमें मांस 2, सिरा 2, स्नायु 2, अस्थि 2 और टोटल 8। 8 इज इक्वल टू 16। ये हमारा एक, मैंने प्लेक्सिस का सारा डायग्राम दे रखा है, आप इसे मॉडर्न एनाटॉमी में पढ़ोगे। ठीक है, बीडी चौरसिया से। तो इसमें प्लेक्सिस है, देखो, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ओके, लंबार प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, यहाँ इसको नहीं पढ़ना, बस इसके नाम याद रखें, और चाहे तो आप वर्टिब्रास के ये डायग्राम्स बना के थोड़ा इंडिकेट कर देंगे तो अच्छे इंप्रेशन जमेगा आपका। ओके। अब हम देखते हैं संघात, अस्थि संघात। ठीक है। तो इसको मॉडर्न से देखें तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोल सकते हैं, उसे संघात कहते हैं। ठीक है। आर्टिकुलेशन ऑफ मोर देन 2 बोन्स आर नोन एज अस्थि संघात। 2 या 2 से अधिक बोन्स का या अस्थि का जहाँ संयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संघात और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है। 2 से अधिक अस्थियों के सम्मिलन को अस्थि संघात कहते हैं। अब इसकी संख्या देखेंगे हम। इसकी संख्या शरीर में 14 होती हैं, 14 याद रखना अस्थि संघात की। शक्ति गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट 2, जानु नी जॉइंट 2, वंक्षण हिप जॉइंट 2, बाहु मणिबंध विस्ट जॉइंट 2, कूर पर एल्बो जॉइंट कोनी मतलब 2, कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट 2,
त्रिक मतलब सैक्रम। त्रिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 बोन फ्यूज होके बनता है ना ये, तो इसको त्रिक बोल देते हैं सैक्रम को। उसमें एक सिर में, स्कल में एक, तो टोटल हमारा 14 हो गया। ये आपको याद करना होगा चार्ट। अब हम देखते हैं सीमंत। ठीक है, तो सीमंत की अस्थि संघात के समान 14 होते हैं। ये भी 14, संघात भी, मतलब जो एस और एस एस नाम से दोनों चीज़ें हैं वो हमारी 14 होंगी। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर लो, क्योंकि अस्थि संघातों से युक्त सीमंत होते हैं। ठीक है, थोड़ा लिंकेज भी है इनमें। कुछ आचार्य इनकी संख्या 18 बताते हैं। अब कुछ बताते हैं तो आप चाहो तो डाल भी सकते हो, वरना 2 पॉइंट्स तो है ही हमारे। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के प्रांत या किनारे जहाँ आकर मिलते हैं उसे सीमंत कहते हैं। ओके, अब इसकी संख्या देखें तो 14 बता रखी, स्टार्टिंग बताया था। गुल्फ हो गया, जानू हो गया, वक्षण हो गया, कलाई हो गया, कूपर हो गया, कक्षा हो गया, त्रिक हो गया, शेर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेवनी। सेवनी की परिभाषा अगर हम देखें तो शरीर में सेवनी 7 होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, समस्त शरीर में जो अवयव परस्पर सीवन मतलब सुई के मिले हुए हो, समान हो, उन्हें सेवनी बोलते हैं। ऐसे माथे पे 5 हो गई हमारी, लिंग पर 1 हो गई और जीभ पर 1 हो गई। अब हम देखते हैं रज्जु। तो अगर रज्जु को हम मॉडर्न से रिलेट करें तो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप से। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारे बैक में, वर्टेब्राज में। ओके, रज्जु वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके परिभाषा देखते हैं। पेशियों की डोरी के समान जो रचना है पृष्ठ में, पृष्ठ मतलब बैक में, तो हमारे वर्टेब्राइज आते हैं। ठीक है, पेशियों के समान डोरी के समान जो रचना पृष्ठ में होती है उसे रज्जु कहते हैं। इसे मांस रज्जु भी कहते हैं। अब इसकी संख्या देखें तो इसकी संख्या 4 होती हैं, याद रख लेना। पृष्ठवंश के दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए भीतर 2 बाहर। ठीक है, 2 भीतर हो गई और 2 बाहर हो गई, टोटल 4 हो गई। ये हमारी क्या होती है? रज्जु होती हैं। ठीक है, नाम देखिए, लेगिजिमस, स्पाइनलिस और इलियो कॉन्स्टेलिस, ये 2 हैं। ये नाम याद कर लेना आप, दोनों साइड होते हैं। अब हम देखते हैं लसिका। लसिका को अगर हम मॉडर्न में कोरिलेट करेंगे तो सिंपल सा हमारा लिम्फ। ठीक है, इससे हम कोरिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम निरुक्ति इसकी देखें तो लसत इति लसिका, लस धातु, अच प्रत्यय, कन प्रत्यय और टाप प्रत्यय बना के हमारा लसिका बनता है, जिसको हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लसिका एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ है। रंगहीन मतलब कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, तरल मतलब लिक्विड, जो रक्त कोशिका मतलब आरबीसीज की दीवार से बाहर आकर उक्त गोहिकाओं का तरल प्रदान करती है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारा ब्लड वेसल्स हो गई, ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो स्पेस होती है, तो यहाँ से ये ऐसे रस रस कर, यहाँ पर जो एग्जाम्पल कीजिए, जैसे हमारे ये एक फिंगर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पिन चुभी, तो ब्लड निकलने से पहले कुछ एक मतलब रंगहीन एक पदार्थ निकलता है। तो वो जो रंगहीन पदार्थ होता है वही हमारा लसिका और लिम्फ होता है। तो इस ब्लड वेसल से जो रंगहीन पदार्थ निकलेगा हमारी स्किन के ऊपर, उसे ही लसिका और लिम्फ बोलेंगे। ओके, इसकी रचना रक्त के समान होती है। रचना रक्त के समान होती है, लेकिन इसका वर्ड रक्त के समान नहीं होता है, किंतु लाल रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती है। इसमें आरबीसी नहीं होती, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए ये हमारा रंगहीन होता है। ठीक है, अब इसका कार्य देखते हुए, जैसे का रक्त के अब इसकी रचना रक्त के समान बताइए, तो भाई इसका फंक्शन और कार्य भी अच्छा खासा होगा। तो इसका कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले पोषक तत्वों पदार्थों को या गैस को, जो कि CO2 हो गया, O2 हो गया, हार्मोन्स हो गया, आदि कोशिकाओं में पहुंचाता है, सेल्स में पहुंचाता है। लक्षणाणु द्वारा जीवाणु भक्षण करना, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन में वसा अवशोषण में सहायता देना, ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, जो कि है लसिका और रक्त के बीच में। लसिका और रक्त के बीच में तो बहुत
सिंपल सा है। तो लसिका को देखें, ये लसिका तंत्र निर्माण करता है, ये रक्त परिवहन तंत्र निर्माण करता है। भाई अपना वो रक्त का निर्माण करता है, रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, और ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है। अपने अपने काम करते हैं। इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है और इसमें आरबीसी पाई जाती है। ये रंगीन होता है, ये लाल रंग का होता है। इसमें CO2 की अधिकता होती है, इसमें CO2 की मात्रा कम होती है। O2 की मात्रा में होती है और ये अधिक मात्रा में होती है, ये कम मात्रा में होती है। इसमें CO2 ज़्यादा है तो O2 कम है, इसमें CO2 की मात्रा कम है तो इसमें O2 की मात्रा अधिक है। ठीक है। और लिम्फोसाइट्स देखें तो जो कि WBC की संख्या अधिक होती है इसमें, और इसमें कम होती है। अब हम देखें लसिका संवहन, जिसको हम मॉडर्न में क्या बोलेंगे, लिम्फ सर्कुलेशन। तो जाल को मतलब रेटिकुलर से रिश्ता हुआ रक्त का पतला स्वच्छ भाग धातुओं का पोषण करता है, परंतु इसका जो भाग बच जाता है वह रसायनी नाम की लसिका स्रोत द्वारा रक्त स्रोतों में आ जाता है। इसका नाम लसिका संवहन कहते हैं, मतलब लिम्फ सर्कुलेशन। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था रचना शरीर का सेकंड चैप्टर, परिभाषा शरीर। शॉर्ट नोट में आएगा ये एग्जाम में, तो आपको ये प्रिपेयर करना है।